नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एशियन मेल में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान रशीद राहिल। नाज़रीन, आजकल वादी के अलावा पूरे जम्मू कश्मीर में सियासत के मैदान में बहुत गर्म बहस चल रही है। हर नुक्कड़, हर गली और हर कोचे में यही बात हो रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुक्मरान जमात है, आने वाले चंद दिनों के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टेट वापस लेने के लिए धरना देगी। इस सिलसिले में उन्होंने चंद रोज कबल श्रीनगर के इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर में बहुत सारे लोगों से बात की। ये बहस आजकल जो चल रही है, इस हवाले से आम लोगों की क्या राय है, हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है वादी के मशहूर मारूफ पॉलिटिकल एनालिस्ट, राइटर और अवामी नब्ज़ जानने के माहिर जनाब शारिक मकबूल साहब, जो कि बारामूला ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। शारिक साहब, एशियन मेल में आपका खैर मकदम। हमारे दूसरे पैनलिस्ट जो हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वादी के माने जाने सियासतदान, वादी के जाने माने सियासतदान, और जिन्होंने हाल ही में असम्बली इंतखाबात में भी हिस्सा लिया था। मेरा मकसद है जनाब मुनीर खान साहब। मुनीर खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शारिक साहब, आपसे जानना चाहते हैं, जो आजकल ये बहस हो रही है कि आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब 2 साल के बाद ही क्यों ये ज़रूरत पड़ी कि वो सड़क पर एहतजाज करने के लिए, और वो भी दिल्ली में जा रही है। लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं? रशीद साहब, पहले तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने दावत दी हमें अपनी बात रखने की। जहाँ तक बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की है कि उन्हें 2 साल के बाद ही जाना पड़ा जंतर मंतर पे स्टेट हुड के लिए, ये सब चीज़ें हैं। जहाँ तक मैंने भी लोगों से बात की, मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बात की, बात निकल के आती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस मैंडेट के साथ लोगों ने इसे एक भारी अक्सरियत से जितवाया था, कहीं ना कहीं लोगों के उस एतमाद पे खरी नहीं उतरी। और आज एक डेवलपमेंट के इश्यूज़ पे बात करें या किसी भी मौजू पे बात करें, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस बैकफुट पे है। पोलो फेल में फ़र्क है। जो मंशूर में उन्होंने बातें की, उन बातों पे से उस मंशूर पे कहीं पे भी काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भी वजह है कि आज उन्हें अपनी फेस सेविंग के लिए ये सब करना पड़ रहा है। मैं ये कहूँगा कि ये एक सियासी ड्रामा है। सियासी ड्रामे से उससे बढ़कर कुछ और चीज़ नहीं है। चूँकि शारिक साहब का मानना है कि सियासी ड्रामा हो रहा है और इससे कश्मीरी आवाम को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मुनीर साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारी तंजीमों को ख़त इरसाल किए कि आप भी इसमें शामिल हो जाए, जो हम धरने पे जा रहे हैं गालिबन इस माह के 20 तारीख, जिसमें मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक साहब को भी दावत दी गई, बहुत सारे लोगों को दावत दी गई। बहुत सारे लोगों को दावत इसलिए नहीं दी, शायद उन्हें लगा कि कहीं इनकी ज़मीनी सतह पे कोई हैसियत नहीं है, जिनमें उनके अपने ही पार्लियामेंट मेंबर आगा रूहुल्लाह साहब भी हैं और उनके करीबी रिश्तेदार गुलाम मोहम्मद शाह मरहूम के फ़र्जंद मुज़फ़्फ़र शाह, उसको भी दावत नहीं दी गई। क्या किस तनाजुर में देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर सियासी पार्टी को आज दावत दे रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही गुफ्कार अलायंस को तोड़ने में अहम रोल अदा किया? देखिए, जहाँ तक आप जंतर मंतर पे इस एहतजाज की बात करते हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो इनिशिएटिव लिया है, इनिशिएटिव अच्छा है, हम इससे तनकीद नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि ये इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है। अगर आज 2 साल बाद भी उनको ये याद आया, लेकिन ये इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया है, इसको खाली स्टेट हुड तक ही महदूद नहीं रखना चाहिए था। इसको स्टेट हुड से
आगे ले जाने की ज़रूरत थी, पहली बात। और दूसरी बात जो आपने कहा कि मुख्तलिफ तंजीमों को जो उन्होंने खत इरसाल किए हैं या कईयों को दावत की है, कईयों को दावत नहीं की है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि यहाँ की जो लोकल पॉलिटिशियंस जो हमारे हैं, जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप तो मैं पहले इसे नहीं कहता हूँ क्योंकि लीडरशिप हमेशा विजनरी होती है। जो ये लोग हैं, इन्होंने 2 साल पहले, क्या मैं कहता हूं 2019 के बाद अगर कोई इनिशिएटिव लिया होता, जैसे PAGD जब इन्होंने खड़ी कर दी थी PAGD, उस टाइम भी तो आपको पता ही है, फिर उसको पाए तकमील तक पहुंचाया ही नहीं गया। और आज भी ये मामले तब हल होते हैं या इन मामलों से कोई फ्रूटफुल नतीजा जो है वो तब सामने आता है जब एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। इसके लिए एक एटमॉस्फेयर बनाने की जरूरत पड़ती है पहले अपने लोगों में। क्या इन्होंने इससे पहले यहाँ इन्हीं लोगों को बुला के दावत दी कि हम इस पे बैठ के बात करें कि वहां जाके हमें क्या प्रोग्राम देना है? इसीलिए ये जो चीजें हैं ये फिर कामयाब साबित नहीं होती है। और हमारी सबकी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई भी इनिशिएटिव लेती है, उसके पहले अपने सेल्फ इंटरेस्ट उसमें होते हैं, कौमी मफाद को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कौमी मफाद की अगर हम बात करें तो खाली मीर वाइज साहब की ही बात नहीं, जैसा आपने कहा कि गुलाम अहमद शाह के बेटे मुजफ्फर शाह साहब को भी बुलाना चाहिए था, इसी तरह से खाली उनको ही नहीं, जिस सिविल सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, पहले तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ सिविल सोसाइटी है किधर। जिस प्रोग्राम में जिस पार्टी को चाहिए होता है अपना नाम बनाना, वो कहता है ये सिविल सोसाइटी मेरी सिविल सोसाइटी है। सिविल सोसाइटी किसी की नहीं होती है। सिविल सोसाइटी गैर जानिबदाराना लोग होते हैं जो गैर जानिबदाराना बात करते हैं, तो लेकिन हमने उसको आज तक कभी कायम किया ही नहीं, ना कायम होने का मौका कभी दिया। और जब हमें अपने सियासी अगराज और मकासद होते हैं तो हमारे यही पॉलिटिशियंस कहते हैं ये जी हमारी सिविल सोसाइटी है। तो बदकिस्मती यही है कि अगर हमने पहले यहाँ पे डिलिब्रेशंस किए होते, ब्रेनस्टॉर्मिंग की होती, यहाँ पे बैठे होते, कई इजलास हमने यहाँ बुलाए होते, इस चीज़ के हवाले से आम लोगों को दावत दी होती, तो थोड़ा नतीजा सामने आया होता कि अगर हम दिल्ली जा रहे हैं किस मकसद के लिए जा रहे हैं और क्या हमारा प्लान है। तो इसीलिए मुझे लगता है इस प्लान से हमें, देखिए अगर स्टेटहुड वापस आता है तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये स्टेट जो हमसे छीनी गई है, स्टेटहुड जो हमसे छीना गया, लेकिन स्टेटहुड के साथ साथ कई और चीज़ें हमसे छीनी गई, जिसमें सबसे बढ़कर जो बात है 35A की मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि 35A के जितने भी फायदे थे, जितना भी उसका आउटकम था, वो आम लोगों का आउटकम था। उसमें हमारे गारंटीज थी जो हमारे जॉब्स की, लैंड्स की या बाकी रिसोर्सेज की, उस पर तो हम बात करते नहीं है। और इससे ज़्यादा और मज़ीद सोचने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल दिन से दिन तारीख होता जा रहा है। शारिक साहब, यहाँ बात आई आर्टिकल 370 और 35A की, कि वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मंशूर था, इंतखाबी मंशूर, उसमें वो बातें भी शामिल थी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही क़यादत ने बहुत पहले आफ्टर इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड ये कहा था कि वो कोई कुदरती मतलब हुक्म नहीं है या कुरान के औराक नहीं है, उसको बदला भी जा सकता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि आर्टिकल 370 या 35A जो था वो सबसे रुकावट थी जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, जो मरकज़ी स्कीम है वो यहाँ लागू नहीं होती थी। तो किस नज़र से आप देखते हैं कि क्या होना चाहिए? क्या ये सिर्फ सियासी नारे तक ही महदूद है या वाकई इसमें कोई गहराई है कि ये कश्मीरियों की या जम्मू कश्मीर के आवाम की दिफा के लिए? देखिए रशीद साहब, जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें हम या आर्टिकल 370 की, 35A की, जैसे मुनीर साहब ने भी कहा कि वो हमारी जो जॉब गारंटीज थी, लैंड की प्रोटेक्शन की बात थी, उसमें हमें हमारी जो फ्यूचर है, फ्यूचर जनरेशन उनकी सेफ्टी के जो उसमें बातें थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरुआत की ऑटोनॉमी से, बात ऑटोनॉमी से शुरू हुई थी, आज बात पहुंची स्टेटहुड के लिए। काफ़ी वक्फा गुजरा और वक्त के साथ वो भी अपने वादों को भूल गए और उन हुकूक की बातें वो भूल गए जिन हुकूक की पासदारी हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है उनसे तवक्को थी हमारी। वक्तन फ़वक्तन ये बातें हुई, चाहे हम शेख साहब से शुरू करें, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करें, अब उमर साहब की बारी आई है। जब भी लोगों के हुकूक की पासदारी की बात आती है, बुलंद बांग दावे होते हैं,
कोई शक नहीं इसमें, लेकिन जो ही उसमें करने का वक्त आता, उस पर लड़ने का वक्त आता, उस पर बात करने का वक्त आता है, तो कहीं ना कहीं ये पीछे हट जाते हैं उन वादों से। आज भी वही हो रहा है, कहाँ से बात शुरू हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई। यही उमर अब्दुल्ला साहब हैं जो इलेक्शन से पहले कहते थे मैं अगर रियासती दर्जा बहाल नहीं हुआ तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और इलेक्शन हुआ, इन्होंने लड़ा और उन्होंने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी भी ली और एक यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर बने। तो कौल व फ़िल में फ़र्क है, तजाद है इनकी सोच में, इनकी कत्ती और करनी में, और जिससे मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की आवाम उसका खामियाजा भुगत रही है, और आने वाली नस्लें भी इस खामियाजे का, इनकी जो कौल व फ़िल में जो फ़र्क है, उस इंतशार, जो इनके दिमाग में जो इंतशार है, उसका शिकार हमारी आने वाली जनरेशन्स होंगे। मुनीर साहब, यहाँ एक और बात सामने आ रही है कि आजकल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुक्मरान जमात है वहाँ से लोग भाग रहे हैं, दूसरी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। जो रोज़ की खबरें हम देखते हैं, तस्वीर में देखते हैं, बाकी जो खबरें आ रही हैं उनमें देखते हैं, इसके वजूहत क्या हो सकते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस से भाग जाना, दूसरी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार करना, किस नज़र से आप वैसे एक सियासतदान देखते हैं? देखिए, जहाँ तक आम लोगों की बात है, जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जो हमारे सियासी वर्कर होते हैं, जब वो किसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं, वो बेचारे दिल के बड़े साफ होते हैं। उन्हें ये सियासी मामलात अंदर के मालूम नहीं होते हैं कि वो बाहर जो नारे जिनसे हमने उनको लुभाया होता है, वो उसी पे यकीन करते हैं, क्योंकि वो आप पे भरोसा करते हैं। और जब वो भरोसा टूट जाता है, फिर हर एक का दिल टूटता है उसके साथ, और तब वो वहाँ से निकल के दूसरी पार्टियों में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ कि जब तक ये सियासी पार्टियाँ यहाँ पे जो भी है आज तक की हमारी, क्योंकि पिछले 70 साल की हम बात करें या पिछले 35 साल दौर की हम बात करें, मैं हमेशा से यही कहता हूँ, ये लीडरलेस नेशन रहा है। यहाँ पे जो है वो लैक ऑफ लीडरशिप रही है, क्योंकि कोई लीडर जो यहाँ पे आज तक हम जिन्हें मानते रहे कि ये हमारे लीडर हो सकते हैं, लेकिन लीडर वो हो सकता है जो सेल्फलेस हो, जो अपने मामलात नीचे रखेगा और कौमी मामलात ऊपर रखेगा। लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने हमेशा उसका उल्टा साइड लिया है। इन्होंने अपने मामलात पहले रखे हैं और कौमी मामलात जो है उनको नीचे रखा है। इसीलिए आज जो हमारी आवाम है, आज जो हमारा वर्कर है, आज जो हमारे एक्टिविस्ट्स हैं, अब वो मुंतशिर हो रखे हैं, उनका जहन मफलूज होकर रह गया है। सब इस चीज़ को देख रहे हैं कि चलो 2019 के बाद तो लोगों को बड़ी नज़र थी इस बात पे, क्योंकि दिल्ली से भी बड़े दावे हो रहे थे कि 370 के बाद हालात बेहतर हो गए हैं, अब तरक्की की राहें हम छुएंगे। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं, एक साइड से तो ठीक है, पथराव किसी हद तक कम हो गया, हलाकतें कम हो गई, वो ठीक हुआ, लेकिन हमारी जो ज़रूरतें थी, जो खासकर हमारे आने वाले जनरेशन्स की ज़रूरतें थी, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हमारा जो यूथ है, जिन्हें हम कहते हैं ड्रग एडिक्ट्स, ये ड्रग एडिक्ट्स बने कैसे? इसका भी कारण यही है क्योंकि पिछले हुकूमतों ने, किसी ने भी यहाँ पे आज तक फ्यूचर को लेके कभी सोचा ही नहीं कि नेक्स्ट जनरेशन को हम कहाँ पे एंगेज करें, कहाँ पे इनका काम मतलब इनका टैलेंट यूज़ किया जाए, इनकी हौसला अफजाई कैसे करें हम। तो जब ये सारे मामलात रह जाते हैं, तब कौम में बड़ा इंतशार हो जाता है, और हमारे सियासी वर्कर जो है वो आज की डेट में परेशान है। कभी वो इस दर पे जाते हैं, कभी उस दर पे जाते हैं, लेकिन हर जगह उनको वही चीज़, वही धोखा मिलता है, क्योंकि सारी सियासी पार्टियों ने अपनी सियासी अगराज, सियासी मकासद के लिए कौम के मामलात को कुर्बान कर दिया। शारिक साहब, यहाँ एक बात सामने आ गई कि जो सिविल सोसाइटी का रोल होता है, सिविल सोसाइटी का एक अहम रोल होता है माशरे की तरक्की के लिए, स्टेट की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए। और जो सिविल सोसाइटी मेंबरान होते हैं वो आला ज़हन के होते हैं और उनका नज़रिया बहुत दूर दूर तक होता है कि आने वाले कल में क्या हो सकता है या कैसे करना चाहिए। 1990 में भी सिविल सोसाइटी थी, उसके बाद भी जो दौर चला उस वक्त भी यहाँ सिविल सोसाइटी थी। अगर हम देखा जाए माइन्यूटली, तो आपको नहीं लग रहा है कि कहीं उस सिविल सोसाइटी में खामियां थी, वरना आज हम इस मौके इस हद तक नहीं पहुंच गए होते जो आजकल हम माहौल देख रहे हैं? देखिए रशीद साहब, अगर हम 90 की दहाइयों से शुरू करें, सियासी और गैर सियासी तंजीमें बनती रही हैं कश्मीर में बहुत सारी। सिविल सोसाइटी की भी बहुत सारी रंगो रूप में हमने देखा कि नई नई दुकानें खुली। मैं इनको दुकानें क्यों कहता हूँ, आप
दुकानें इसलिए कहता हूँ कि 90 की दिहाई में जो हालात थे कश्मीर में, सबको आया है कि किस हालात से गुजरा कश्मीर। उस वक़्त यही आज जो सिविल सोसाइटी को लोग जो बने, इन्होंने ये छोटी छोटी दुकानें खोली, और वो दुकानें उस टाइम उस वक़्त के तनाजुर में जो अपनी चीज़ें पेश करते थे समाज में, वो कुछ और थी। आज जब दौर आया, दौर वक़्त बदला, हालात बदले, वही लोग जो किसी और नाम पे दुकानें चलाते थे अपने, आज किसी और रंग रूप में, किसी और शक्ल में हमारे समाज के सामने आई है। मैं उनको सिविल सोसाइटी का हिस्सा नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर कल तक ये एक लाए अमल था, इनका तर्ज सोच था, आज वक़्त के साथ उन्होंने भी अपने आप को उस सोच में डालना शुरू कर दिया है। या तो पहले सही थे या आज गलत हैं, या आज सही या पहले गलत थे। पहले उनको ये इस चीज़ का तयन करना है कि ये पहले सही थे कि या आज सही हैं, या पहले गलत है कि आज गलत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक जो सिविल सोसाइटी होती है ये एपोलिटिकल होती है, और हमेशा ये प्रेशर ग्रुप काम करती है, हुकूमत पे दबाव डालती है कि ताकि लोगों के जो मसाइल हैं उन पे बात हो सके। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि हमारी सिविल सोसाइटी बिरयानी के लिए, वो वाजवान खाने के लिए हुकूमत के दर पे चले जाते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो बात होनी चाहिए थी, आवाम के फलाह की बात होनी चाहिए थी, आवाम के मसाइल उठाने चाहिए थे, वहाँ पे उन्होंने अपनी दुकानों के प्रचार किए। अपनी दुकानों के प्रचार के चलते हुए उन्होंने वो जो दुकानें हैं वो मुराद लेते हैं। किस तरह के मुराद लेते हैं हम सब वाकिफ़ हैं, कहने की बात नहीं है, कहने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ का समाज बेदार समाज है। हमने ऐसी दुकानें देखी हैं, ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने मकसद, अपने अगराज मकासद के लिए इन दुकानों का इस्तेमाल किया है। अगर खालिसतन एक सिविल सोसाइटी होती कश्मीर में जो लोगों के हक़ की बात करती, लोगों के मसाइल की बात करती, तो हालात कुछ और होते हैं। 90 के दहाई में भी हालात कुछ और होते हैं, आज भी हालात कुछ और होते हैं। मुझे बड़ी कोफ्त होती है जब हम देखते हैं कि हमारी जो सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी है वो कुछ अपनी मुराद के लिए हुकूमत के सामने घुटने टेक देती है। बहुत बड़ी शर्म की बात है। मुनीर साहब, चूँकि बातचीत तवील होती जा रही है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर हम एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आपको कहें कि क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए अभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर, या यूटी गवर्नमेंट को हम कहें मिलकर, कौन सी अहम ज़रूरियात इस वक्त आप समझते हैं होनी चाहिए, जिन पे बात करनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी ज़रूरत जो हम कहते हैं, जब हम कहते हैं कि 2019 के बाद, हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि नया कश्मीर, और नया कश्मीर अगर हम बात करते हैं तब ये सारी पुरानी चीज़ें जो है इनको हमने संदूकों में भर देना था और एक नए शुरुआत, एक नए बाब की शुरुआत करनी थी। और नए बाब की शुरुआत तब हो सकती है जब आप जितना भी आज तक कौम में जो भी मामलात रहे हैं पिछले 35 साल के दौर की मैं बात करता हूँ, एक जनरल एमनेस्टी की ज़रूरत थी, एक आम माफ़ी की ज़रूरत थी, ताकि हर एक कौम के फ़र्द को माफ़ किया जाता उनकी गलतियों का, और आगे के लिए जो कवानीन रहते वो उनके मुताबिक उनके साथ डील करते। पहली बात। दूसरी बात, जो एक डेट पड़ा हुआ है हमारे नौजवानों का, जब हम देखते हैं पढ़े लिखे नौजवान, डिग्रियां कर करके जो नौजवान हमारे आज की डेट में बैठे हैं, आज की डेट में आप देख रहे हैं कि वो किस चीज़ के शिकार हो रखे हैं, उनके जहन कैद हो रखे हैं, वो बहुत ही परेशानियों में झेल रहे हैं। मतलब उनके माँ बाप उनको जो झेल रहे हैं, बड़ी परेशानी है। उससे क्या हो गया है, आम नौजवानों का जो बिहेवियर है वो भी एकदम से रूड बिहेवियर हो गया है। पहले आप देखते थे यहाँ हमारे नौजवानों में जो बिहेवियर था, बिहेवियर की वजह से ही कश्मीरी कौम मानी जाती थी उस मामले में, और वो बिहेवियर जो चेंज हो गया उससे बड़ी खराबियां हो रही है। अगर हम आज भी इस पर रोकथाम नहीं लगाएंगे और फ्यूचर के हवाले से ये नहीं सोचेंगे कि ये जो हमारी आजकल की नौजवान पीढ़ी है ये टैलेंटेड पीढ़ी है,
इनका कंट्रीब्यूशन अगर हमने लेना है, इनका कंट्रीब्यूशन अगर मुल्क को काम कहीं आएगा, तो उसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म इनके लिए तैयार करना, एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म इनके लिए सोचना था हमें। हमने कोई अल्टरनेट इधर सोचा ही नहीं। 2019 से पहले भी यही सियासत चल रही थी, आज वही सियासत फिर से चल रही है। कोई फर्क नहीं आया है, ना दिल्ली की सोच में ना यहाँ की सोच में। यही सोच इससे पहले भी, जब हम 35 साल दौर की बात करेंगे, पाकिस्तान ने भी यही सोच यहाँ पे अपनाई और उस टाइम भी कौम को बिखेर दिया मुख्तलिफ तंजीमों में, मुख्तलिफ सिविल सोसाइटीज़ में। और आज दिल्ली वही एक फिर से उनका ही कार्ड जो है फिर अपने हाथ से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वही चीज़ें आज भी हो रही है। मस्बत सोच को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, कौम को एक होने की ज़रूरत है। ये कोई एक आदमी एक फ़र्द नहीं कर सकता है, इसके लिए कौम को कलेक्टिव एफर्ट करने की ज़रूरत है। और अपने गली महलों में मैं कहता हूँ अपनी अपनी महल्ला कमिटीज़ बनाएं, सोच विचार करें, बैठें, बातचीत करें, देखें कि हमारे इलाके में, हमारे घरों में, हमारे मतलब पड़ोस में किन सब चीज़ों की कमियां हैं, हमारे नौजवान क्या झेल रहे हैं, हमारी कौम क्या झेल रही है। तब जाके जो डेलिब्रेशंस होंगी फिर हम उन पे सोचेंगे। जब सारे उसमें अपने मकासद जो है अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के काम करेंगे, तब जाके एक ऐसा अल्टरनेट बन सकता है। तब हम दिल्ली के साथ भी बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपने देखा हमारी ही रियासत के लोग, लद्दाख के लोगों की मैं बात करता हूँ, वो एक कौम बन के बैठे, उन्होंने तब भी हमारे से ज़्यादा हासिल किया डेलिब्रेशंस करने से। लेकिन जब हमारा 2019 का मामला हुआ, इलेक्शंस तक तो हम कुछ और बोलते रहे और इलेक्शंस के टाइम में हम मतलब बिना सोचे इलेक्शंस में कूद गए अपनी कुर्सियों के लिए। कौम का किसी ने नहीं सोचा कि आज आपको खुद मालूम है कि बिजनेस रूल्स आज हम असेंबली में ढूंढ रहे हैं, जबकि इनको मालूम था कि ये यूटी के इलेक्शंस है और बिजनेस रूल्स चाहिए होंगे इसके लिए नए रूल्स और नए इनकी बात करनी ज़रूरी है। नहीं सोच रहे हैं हम इन सब चीज़ों पे। और अगर हम आगे भी नहीं सोचे या आज भी हम इन सब चीज़ों को हमने मतलब अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाया, तो आने वाला वक्त जो हमारा है, हमारा मुस्तकबिल जो है बहुत तारीक होता जा रहा है। नया कश्मीर का ख्वाब शर्मदे ताबीर करने के लिए नई सोच पैदा करनी होगी, और ये सोच तभी पैदा होगी जब सब एक जगह बैठकर सर मिला के कोई लाए अमल तरतीब दे। जहाँ तक सिविल सोसाइटी का ताल्लुक़ है, उनका एक बहुत बड़ा रोल समाज को सुधारने, मुल्क की तरक्की, माशरे की तरक्की के लिए बनता है। लेकिन शर्त यह है कि वो सिविल सोसाइटी आज़ाद ख़याल की होनी चाहिए, उन्हें कोई सियासी वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए। ये ख्याल था हमारे आज के पैनलिस्टों का। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और मुद्दे पे हम बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों से रुखसत लेता हूँ, उन्हें इजाज़त चाहता हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए।